नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आज एक बार फिर से अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे संधि, पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि संधि कहते किसे हैं, संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उन प्रकारों में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ी थी। और स्वर संधि के भी प्रकार फिर पढ़ना शुरू कर दिया था हमने, और उसमें पहला प्रकार पढ़ा था दीर्घ संधि, कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये सब हमने जान लिया था। उसी तरह हम जानेंगे स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण संधि। गुण संधि, और मैं आपसे बार बार बताता हूं कि मूलतः संस्कृत में प्रयुक्त होने वाली संधियां हैं सारी संधियां, इसीलिए संस्कृत में इनके सूत्रों का निर्धारण है। और गुण संधि के सूत्र को संस्कृत में आदिगुणः कहा जाता है। और आप चूंकि सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इस सूत्र के विश्लेषण की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, केवल सामान्य चीजें जानने की आवश्यकता है। तो हमने दीर्घ संधि में देखा था कि अ, ई, उ, री, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, अर्थात चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर उनके बाद ठीक उन्हीं के समान स्वर आ रहा है, अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, तो उनका संधि होने के पश्चात दीर्घ रूप हो जाता था। यही पढ़ा था ना। अब हम गुण संधि जानेंगे, और गुण संधि में जानेंगे कि यदि पहले अ या आ, मतलब छोटा आ या बड़ा आ, ह्रस्व या बड़ा आ जाए, और उसके बाद में पहले ये आए और उसके बाद में ई आए, ई का मतलब कोई ई, ह्रस्व या दीर्घी, या फिर उ आ जाए, उ का मतलब दोनों उ में से कोई उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ। इसी प्रकार यदि री आ जाए, और हम आपने स्वर पढ़ते हुए ये जान लिया था कि री इस समय सामान्य हिंदी में केवल यही एक प्रयुक्त होती है, दूसरी वाली नहीं, इसलिए हम इसी को जानेंगे। तो यदि अ और अ के बाद छोटा अ या बड़ा अ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, या फिर हो सकता है कि छोटा उ या बड़ा उ आए या री आए, तो इनके स्थान पर ई के स्थान पर ए हो जाता है, उ के स्थान पर ओ हो जाता है, और री के स्थान पर अर हो जाता है। बात समझ में आई? ए, ओ और अर हो जाता है। गुण संधि में इतना याद रखना है कि पहले अ और आ रहा है, फिर उसके बाद पहले अ या बड़ा आ कोई आए, फिर उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई में से कुछ आए, या उ या बड़े उ में से कुछ आए, या री आए। कुछ किताबें लिख देती हैं कि री भी आए, संस्कृत में री आता भी है, उसकी जगह पे अल होता है, लेकिन सामान्य हिंदी में उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ई के स्थान पर ए, अ और ई मिलेंगे तो ए हो जाएगा, उ मिलेंगे तो ओ हो जाएगा, और री मिलेंगे तो अर हो जाएगा। अर्थात गुण संधि में होता क्या है, गुण संधि में संधि के बाद ए, ओ और अर हो जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं भी आपको ये शब्द दिख रहे हैं तो आप तुरंत गुण मत मानिएगा, लेकिन हाँ, आपके दिमाग में एक विकल्प अवश्य आ जाना चाहिए कि ए, ओ और अर है, तो हो सकता है कि गुण संधि हो। हम देखेंगे कैसे। आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लें कि यदि छोटा अ या बड़ा आ के बाद, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ या री आए,
तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अर्थात ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। इतना लिख लिया और अब हम उदाहरण देखते हैं कैसे हो जाता है। उदाहरण की तरफ आइए। तो जैसे हमने एक शब्द हम बार बार सुनते होंगे, देवेंद्र। देवेंद्र, अब आप देखिए देवेंद्र कैसे हुआ भाई। ये हुआ देव धन इंद्र। इन दोनों शब्दों के संधि के परिणाम स्वरूप देवेंद्र हुआ। और अब संधि कैसे हुई है तो आप देखें, आप जानते हैं कि ये व है और इस व में आपने पढ़ा है कि कोई व्यंजन पूर्ण तब होता है जब उसके साथ कोई स्वर लगा हो। तो जाहिर सी बात है कि इस व के साथ अ लगा है और यहां आपको ई साफ साफ दिख रहा है इंद्र वाला, तो हमने ई लिख दिया। और हमने देखा है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ और अ के बाद ई और ई में से कुछ भी आ रहा है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो हम देखिए कि अर्थात अब जब ए वाला अ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। तो हम अब इन दोनों की जगह पे ए लिखेंगे तो भाई ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा, देव, उसके साथ ए जुड़ेगा और फिर ये आधा ना और द्र बाद में। हम जानते हैं कि स्वर में संधि में जिन शब्दों के बीच संधि हो रही है उनमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ही जुड़ता है और जो उसके पहले के वर्ण होते हैं वे ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। तब आप देखिए वहां पे ए की मात्रा लगाएंगे, इंद्र, देवेंद्र। बात समझ में आ गई ना। तो ये उदाहरण द्वारा पुष्ट हुआ कि यदि अ और अ के बाद ई या ई में से कुछ आ रहा है तो दोनों के स्थान पर ए हो रहा है, देवेंद्र। बात समझ में आई। अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आपने क्या लिखा, महेश। ये हमारे आस पड़ोस प्रचलित नाम है, महेश। अब आपने महेश में क्या किया, देखिए महा एक शब्द है और दूसरा शब्द है ईश। महा मतलब बड़ा, ईश मतलब देव, इसीलिए महेश को महादेव भी कहा जाता है और महादेव को शंकर भी कहा जाता है। तो आप यहां कैसे समझेंगे इसको, देखिए ठीक इसी तरह ये ह है और हमको स्पष्ट दिख रहा है इस ह के साथ बड़ा अ लिखा है ना, इस ह के साथ बड़ा अ और फिर ए ई है। और हम जानते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो फिर यहां वही हुआ, इन दोनों के स्थान पर ए हुआ और फिर और बाद के शब्द, पहले और बाद के शब्द ज्यों के त्यों, महेश। इसी तरह आप सुरेश, गणेश, सत्येंद्र जैसे शब्दों का संधि विच्छेद खुद करके देखिएगा। यद्यपि जैसे ही संधियां समाप्त होंगी ना, मैं एक प्रश्नमाला आपको अभ्यास के लिए अवश्य दूंगा और संधियां नहीं, हर अध्याय की समाप्ति के बाद एक प्रश्नमाला आप तक पहुंच रही है। उसी तरह जितने भी अध्याय समाप्त होंगे उनके अभ्यास के लिए प्रश्नों की एक श्रृंखला आप तक जाएगी। लेकिन यहाँ आपने देखा कि देवेंद्र और महेश। इसी तरह अब हम ऊ वाला उदाहरण देखते हैं। इसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। बार बार एक शब्द सुनते हैं, सूर्योदय।
सूर्योदय में क्या हुआ भाई, सूर्य का उदय हुआ, आपने पढ़ा सूर्य और उदय। अब इसमें आप देखिए अंतिम अक्षर कौन सा है इसका, आ। भाई अगर इस सूर्य के हम खंड करें, अगर हम पूरे सूर्य शब्द के अलग अलग खंड करें तो ये ऐसे बना है। यद्यपि आप जानते हैं लेकिन एक बार देख लीजिए, स के साथ बड़ा ऊ जुड़ा है, उसके बाद इन दोनों के बीच में आ धरा है, फिर उसके बाद यह है और फिर अ है, अर्थात अंत में आ है। और उदय का ऊ, उदय का ऊ और अंत का आ, ये दोनों, इनको आप भूल जाइए। अब आपको क्या निकालना है, उसमें से केवल आ निकला, अ के साथ ऊ जुड़ा, और आपने नियम पढ़ा है कि अ और ऊ जुड़ के क्या बनते हैं, ओ। तो अब इस सूर्य के साथ यही हुआ ना, इस पे ओ जुड़ गया, सूर्योदय। ठीक, इसी के साथ एक उदाहरण और देख लीजिए आप, री वाला, ताकि हम आपको अभ्यास माला में सब कुछ समझाएंगे। ई के साथ जैसे आपने देखा कि महर्षि, ठीक, अब महर्षि आप बार बार पढ़ते हैं, महर्षि में आप देखते हैं कि महा एक वर्ण होता है और ऋषि दूसरा शब्द है। अब इसमें भी वही हुआ है ना। अब आपको, मुझे लगता है कि आपको अलग अलग अक्षर करके बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हैं यहां अ है और यहां री है, और आपने पढ़ा है कि जब हर्ष या दीर्घ अ से री मिलता है तो इन दोनों के स्थान पे क्या होता है, अर। वही तो हुआ भाई। आप यहाँ हा आधा था, इसके साथ ए वाला अ मिला तो ये पूरा हो गया, और ए र आधा है और शीश के बाद है, तो आधा रा रेफ की तरफ चला जाएगा, हो जाएगा महर्षि। इसी तरह प्रश्नमाला में आपको और अभ्यास मिलेंगे, और तब आप उनके साथ अभ्यास विधिवत कीजिएगा। जो न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में या ऊपर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझसे संपर्क कीजिएगा। अगली संधि दीर्घ, स्वर संधियों में दीर्घ और गुण के बाद तीसरी संधि है वृद्धि संधि, जिसका सूक्त होता है वृद्धिरेचि। और मैं फिर बताऊं कि सामान्य हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते हमें इस सूक्त के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। आप वृद्धि संधि के नियम देखिए, इसमें क्या होता है। इसमें भी वही हुआ कि यदि आ या अ के बाद, ठीक, अभी आपने पढ़ लिया था गुण संधि में कि ई उ री आ जाए तो ई उ री, तो अ के बाद पूरा हो चुका है। बचा क्या है स्वरों में, ए ऐ और ओ औ, यही तो बचा है, ए ऐ और ओ औ। क्योंकि गुण संधि में ही आ और आ के बाद ई उ री आ चुके हैं। अब अगली संधि में ओ और औ, ए और ऐ, यही बचे हैं। तो इसीलिए अब वृद्ध संधि में ये दोनों उसके बाद आ रहे हैं, आ और आ पहले आया, उसके बाद ए ऐ ओ औ आया। तो होता क्या है कि यदि, अब वृद्ध संधि देखिएगा, समझिएगा कि यदि हर्ष या दीर्घ अ के बाद, अर्थात छोटे अ और बड़े आ के बाद यदि ए ऐ आए अथवा ओ और औ आए, तो ए ऐ के स्थान पर ऐ हो जाएगा, अर्थात बड़ा रूप हो जाएगा, और ओ औ के स्थान पर औ हो जाएगा। ठीक, अर्थात अब परिभाषा आप ठीक से लिख ले कि यदि हर्ष या दीर्घ अ या अ के बाद ए ऐ ओ औ में से कोई आए,
तो ए के स्थान पर अ, ओ के स्थान पर अ हो जाता है, अर्थात वृद्धि हो जाती है। आप देख रहे हैं, छोटा अ बड़ा आ रहा है तब भी वृद्धि हुई, और ए आ रहा है तब भी वृद्धि हुई, इसीलिए इसको वृद्ध संधि कहा जाता है। अर्थात उसका दीर्घ रूप लिखा जा रहा है, वृद्धि वाला रूप लिखा जा रहा है, बढ़ा हुआ रूप लिखा जा रहा है, इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहा गया। फिर से समझ लीजिए कि यदि अ और अ के बाद ए अ अथवा ओ औ आए तो ए अ के स्थान पर अ, ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। बड़ी साधारण सी बात है। अब आपको परीक्षा में या तो उदाहरण मिलेंगे, परिभाषा तो मिलेगी नहीं भाई। परिभाषा सिर्फ इसलिए बताई जाती है कि आप रटने के बजाय समझ सकें, जिससे कि आपको बाद में यह बात ना सीखनी पड़े कि भाई अ और औ आया तो वृद्धि हो गई, नहीं तो आप रटेंगे कि फला शब्द में फला संधि होती है। ऐसी स्थिति ना आए इसलिए अब आप नहीं तो कैसे करते हैं ना कि मतैक्य, आपने शब्द पढ़ा गाइड में, मतैक्य में कौन सी संधि है और किसी ने बता दिया कि वृद्धि है, तो आप शुरू हो गए मतैक्य में वृद्धि, मतैक्य में वृद्धि, मतैक्य में वृद्धि। अरे कितने शब्द रटेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें कि पहले अ और अ आ रहा है, बाद में ए अ अथवा ओ औ आए। अगर ए अ आ रहा है तो अ हो जा रहा है, ओ औ आ रहा है तो औ हो जा रहा है। अब उदाहरण देखिए, जैसे आपने एक उदाहरण अभी मतैक्य मैंने आपसे कहा, तो पहले मतैक्य ही देख लें। आपसे पूछा जाएगा कि मतैक्य में कौन सी संधि है, तो आप कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद? या तो पूछा जाएगा कि मतैक्य में कौन सी संधि है, या तो पूछा जाएगा कि मतैक्य का संधि विच्छेद क्या है, या तो पूछा जाएगा कि मतैक्य का संधि विच्छेद आपको दे दिया जाएगा। अभी मैंने लिखा नहीं इसलिए बताऊंगा नहीं। मत का संधि विच्छेद दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी संधि कीजिए। तीन तरह के प्रश्न बनेंगे, मतैक्य में कौन सी संधि है, मतैक्य का संधि विच्छेद कीजिए, या मतैक्य का विच्छेद रूप देके संधि करने के लिए कहा जाएगा। तो आप देखें कैसे, मत धन एक कैसे हुआ मतैक्य। आप देख रहे हैं इस ता के साथ फिर वही बात आई, इस ता के साथ आ जुड़ा हुआ है और आ के बाद क्या आ रहा है, आ ही रहा है, आए। अच्छा, आप एक बात तो जानते होंगे ना कि मात्रा के रूप में ए की मात्रा ए होती है, लिखा ए ऐसे जाता है, और ऐसे लिखा जाता है, इसकी मात्रा ए होती। ठीक, तो इस ता के साथ अ जुड़ा है, उसके बाद ए आ रहा है। तो आपने पढ़ा है यदि अ और अ के बाद ए और ए आए तो उनके स्थान पर अ हो जाता है। तो आप अब इसको मिलाएंगे, अ और ए दोनों को, तो यहाँ अ हो जाएगा। अ हो जाएगा तब वो इस ता के साथ मिलेगा, जो आधा ता ऊपर बचा था। आपने पढ़ा है कि जब कोई व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ता है तभी वह पूर्ण होता है, और व्यंजन के साथ जो स्वर जुड़ता है उसी की मात्रा व्यंजन पे लग जाती है। तो ता के साथ ए जुड़ रहा है, अय, तो इस पे अय की मात्रा लगेगी, मां ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, और आधा का और या ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म ता पे अय की मात्रा लगेगी, ये पूर्ण होगा, तय क्या। यहां तक बात समझ में आई, मतैक्य। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है कि अ के बाद ए आ रहा है, इसलिए अय हुआ है, इसलिए भाई वृद्धि संधि है। और ये तब पूर्णता तब आएगी, गलतियां आपसे तब कम होंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। अभ्यास के लिए मैं भी प्रश्न दूंगा, और जहां से आपको मिले वहां से आप अभ्यास करने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई बुक हो, कुछ और हो, तो वहां से अभ्यास कीजिए, लेकिन अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अगला उदाहरण इसका हम देख लेते हैं, अय का ही एक उदाहरण और देखते हैं।
जैसे आपसे कहा गया अद्यव, अद्यव में कौन सी संधि है, तो अब इसका क्या करेंगे आप, फिर देखें आप वही 3 प्रकार के प्रश्न पूरी संधि में बनेंगे कि कौन सी संधि है, संधि विच्छेद कीजिए या विच्छेद का रूप देके संधि कीजिए। अद्य एव, यहां भी वही हुआ भाई। अच्छा, इसको आप अलग करना चाहें, थोड़ा सा कठिन शब्द है, इसको आप अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके एक एक वर्ण को अलग करना चाहें तो अ पूरा है, इसमें कुछ जुड़ा नहीं है भाई। आपने पढ़ा था कि स्वर पूर्ण होता है, उसमें उसके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो पूर्ण है। लेकिन अब ये ध जो लिखा है इसमें क्या क्या जुड़ा है, हम जब लिखते हैं आधा द और यह भी लिखते हैं, आता है अद्य तब होता है और इस या के साथ आ जुड़ता है, अद्यव होता है। अब इसी आ को इस ए के साथ जोड़ना है, फिर आप इसको भूल जाइए। इस और आपने पढ़ा है आ और ए जुड़ते हैं तो आय बन जाते हैं वृद्धि संधि में, चाहे छोटा आ बड़ा आ हो या ए हो या आय हो, चाहे जो आगे केवल चाहे छोटा हो या बड़ा आ हो, पीछे चाहे ए और आई में से कोई भी हो, बनना क्या है आई ही। यहां भी वही हुआ ना, अद्यव। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं महौषधि, महा धन औषधि, अब इसमें क्या होगा महा औषधि। आप ये जान रहे हैं कि इस हा के साथ क्या जुड़ा है, अ बड़ा आ, और यहां क्या है आओ, भाई आपने पढ़ा है कि अ या आ के बाद ओ या आओ आवे तो औ हो जाता है, तो भाई ये दोनों जुड़ के क्या हो गए औ। और अब इस हा पे औ की मात्रा जो की त्यों लग जाएगी, एक बड़ा वाला तो इससे निकल चुका है ना, महा के महा शब्द से बड़ा वाला अ निकल चुका है। अब इसी ह पे बड़े औ की मात्रा लग जाएगी, तो कैसे हो जाएगा ये महोषधि, ठीक। बात समझ में आई। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, एक उदाहरण चाहें तो और देख लें। अच्छा, कुछ लोग ट्रिक बताते हैं कि कहीं भी बड़ी बड़ी मात्रा देखो, बड़े आ की, बड़ी ई की, ऐसे वो बताते हैं, बड़े ऊ की, कहीं भी बड़ी मात्रा देखो समझ जाओ कि दीर्घ संधि है। भाई इस ट्रिक से दूर रहिएगा, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि गायक, इसमें आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए या संधि पूछी जाए तो आप बड़े आ की मात्रा देखेंगे और कहेंगे कि दीर्घ संधि है। तो इस तरह की चीजों से आप दूर रहिएगा, ये ऐसी ट्रिक घातक हो सकती है। एक उदाहरण और ले लेते हैं अ वाला वृद्धि संधि में। आप देखिए, आपने लिखा गमन दल औत्सुक्यम, औत्सुक्यम, गमन मतलब जाना, औत्सुक्यम मतलब उत्सुकता, जाने की उत्सुकता। अब आपने नियम पढ़ा है, आपको इतने भारी भरकम शब्द देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आपने नियम पढ़ा है कि यदि अ के बाद ए आए तो ओ आए तो बस आप नियम लगाइए। शब्दों के
शब्दों में वर्णों की संख्या से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें, इस न में आप जानते हैं कि अ मिला है, तब ये पूर्ण हुआ था, और ये अ है, और आपने पढ़ा है कि जब अ के बाद अ आ रहा है तो अ हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि इस ना में अ जुड़ जाएगा, तो इस पे अ की मात्रा लग गई। और एक जो बाद वाले वर्ण हैं ज्यों के त्यों आते हैं, तो औत्सुक्यम। बात समझ में आई ना? तो वृद्धि संधि एक बार फिर से उसकी परिभाषा जाने के, यदि अ और अ के बाद ए आए तो अय, ओ औ आए तो औ। बात हो गई यहीं पे वृद्धि संधि वाली पूरी। अगर वृद्धि के बाद यण और अयादि बचती हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।